हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमारे जो टॉपिक चल रहे थे उसके अंदर हम रसारोहण की बात कर रहे थे, या फिर कहें कि मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सेल। तो यहाँ पर जो है एसेंट ऑफ सेल की जो बात चल रही थी उसके अंदर हमने इसकी डेफिनेशन की थी। डेफिनेशन के बाद हमने इसका जो मार्ग था या किस से जो प्लांट का ऑर्गन है उसके थ्रू ये जो रसारोहण होता है, या फिर कहें कि जो सेल जो सेप होता है उसका रूट से एरिक जो पार्ट रहता है या कहें लीफ तक जो ये किस तरीके से पहुंच जाते हैं। तो इसके लिए हमने ये निकाला था कि जाइलम के थ्रू जाते हैं। यानी क्लियरली ये हुआ कि जो एसेंट ऑफ सेप की जो प्रोसेस होती है वो जाइलम के थ्रू होगी। तो मेन रूप से हमने लास्ट में ये कंक्लूजन निकाला कि रूट से लीफ तक जो वाटर है उसके ट्रांसफर होने की या कहें कि इसका जो पाथ या मार्ग जो रहता है वो जाइलम के थ्रू रूट से ये लीफ तक जाता है। तो जल जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन या कहें कि जल जो रहता है वाटर जो मॉलिक्यूल है वो रूट से आता है जाइलम के थ्रू। अब ये आता है कि ये जाइलम के थ्रू जाता है, तो जाता कैसे है? यानी जो जड़ें रहती हैं या रूट रहती हैं और एक एरिक जो पार्ट रहता है या लीफ या स्टेम जो रहता है, इनके अंदर यदि हम देखते हैं तो इनमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, गुरुत्वाकर्षण बल रहता है, इसके विपरीत काम करना होता है। तो इसके लिए किसी न किसी फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, किसी फोर्स के द्वारा ये जा सकता है। तो वह फोर्स कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, या कहें कि जो वाटर रहता है उसको जड़ से पत्ती तक पहुंचाने के लिए जो बल उत्पन्न होता है, जिसके थ्रू या जिस बल से ये जाता है, वह बल कहां से उत्पन्न हुआ, या कहें कि इसकी क्रिया विधि या मैकेनिज्म। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सेप या रसारोहण की क्रिया विधि। तो रसारोहण की क्रिया विधि के लिए तीन सिद्धांत या तीन थ्योरियां दी गई है। तो तीनों जो थ्योरीज है उनके अंदर फर्स्ट है जैव बल सिद्धांत, वाइटल फोर्स थ्योरी। सेकंड है मूल दाब सिद्धांत, रूट प्रेशर थ्योरी। और थर्ड आता है भौतिक बल सिद्धांत, फिजिकल फोर्स थ्योरी। ये तीन थ्योरियां दी गई है। इन तीनों थ्योरियों की हम बात करें तो सबसे फर्स्ट में देखिए हम बात करेंगे फर्स्ट थ्योरी, जैव बल सिद्धांत, या फिर कहें कि वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल थ्योरीज। देखिए, इसके अंदर कई साइंटिस्ट ने अब अपने जो दिए हैं, कुछ सिद्धांत दिए हैं, कुछ थ्योरी दी है। तो जैव बल सिद्धांत, इस सिद्धांत का देखिए सब बेसिक क्या रहेगा। जैव का मतलब जीवित कोशिका या लिविंग सेल। तो जो लिविंग सेल है या जीवित कोशिका, जीवित सेल जो रहती है वो जीवित सेल ही यहाँ पर फोर्स है वो प्रोवाइड करेंगी। कि पादप में जीवित कोशिकाएं हैं वो बल उत्पन्न करेंगी और उस बल या फोर्स के द्वारा ही वाटर मॉलिक्यूल जो रूट है रूट से लीफ तक ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर देखिए इनके एक एक जो वर्डिंग है इनको विशेष ध्यान रखना है कि जैव बल सिद्धांत वाइटल फोर्स थ्योरी, इसका मतलब है कि जो फोर्स प्रोड्यूस होगा वह लिविंग सेल या जीवित कोशिकाओं के द्वारा होगा। अब जीवित कोशिकाएं कहाँ की रहेंगी, इसके लिए भी देखिए तीन साइंटिस्ट हैं जो अपने सिलेबस में केवल तीन का ही दे रखे हैं। तो इनको देखिए, एक जैव बल सिद्धांत में तीन साइंटिस्ट हैं, गोडलेवेस्की, जेसी बोस और स्ट्रासबर्गर। इन तीनों साइंटिस्टों ने अब अपने जो थॉट है उनको रखा, कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए। इसके बेस पर ये कंक्लूजन निकाला कि जो एसेंट ऑफ सेप की मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म या रसारोहण की क्रिया विधि है, उसके लिए जो फोर्स प्रोवाइड होता है वो जीवित कोशिकाओं ने किया। अब जीवित कोशिकाएं कौन सी हैं उनकी बात करें तो देखिए स्टेम के अंदर जो पेरेन्काइमा सेल होंगी, यदि हम बात करें
पैरेनकाइमा। तो पैरेनकाइमा जो सेल है, ये पैरेनकाइमा जो सेल होती है, इन सेल्स के कारण स्पोर्स है वो प्रोड्यूस होता है। अब कैसे होता है कि जैसे ये जाइलम है, देखिए जाइलम है, इस जाइलम के पास में पैरेनकाइमा सेल है। इसमें हम ये कहें एक लयबद्ध रूप से रिदमिक जो रिदम पाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये कहें कि कुछ संकुचन और शिथिलन जैसी मैकेनिज्म होती है, लयबद्ध प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर जो ये लयबद्ध या कहें कि रिदमिक जो प्रोसेस होती है, इस रिदमिक प्रोसेस के कारण ही यहाँ पर प्रेशर जो रहता है वो प्रोड्यूस होता है। और इस प्रेशर की वजह से यहाँ तक जो रहता है, यहाँ पर ये कहें कि जो वाटर होता है उसको एसेंट किया जाता है, ऊपर पहुंचाया जाता है। यहाँ पर देखिए जो सेल्स रहती है, तो इसके लिए यहाँ पर ऑस्मेटिक प्रेशर रहता है, उसमें चेंजमेंट आता है और उस ऑस्मेटिक प्रेशर के कारण जल को खींच लिया जाता है। तो मेन रूप से क्या हुआ कि जो प्लांट है उसकी पैरेनकाइमा जो सेल्स रहती है, उन पैरेनकाइमा सेल्स के अंदर जो ऑस्मेटिक प्रेशर रहता है उसमें चेंजमेंट आता है, जो ये कहें कंटिन्यूस रूप से, अल्टरनेट रूप से ये एक प्रकार से एक बार शिथिल हो जाती है, यानी एक बार हम ये कहें फ्लैसिड हो जाती है, एक बार ट्रिगर हो जाती है। तो जैसे ही ट्रिगर हुई फ्लैसिड हुई, ट्रिगर हुई फ्लैसिड हुई, तो इस तरीके की मैकेनिज्म चलती है इनके अंदर। तो इसके कारण जो फोर्स प्रोड्यूस होता है, उस प्रोड्यूस फोर्स के कारण ही ये वाटर को ऊपर की ओर भेज देते हैं। तो ये था इस सिद्धांत का। तो ये जो थ्योरी थी वो गोल्डलेवेस्की ने ये दी। इसके बाद इस सिद्धांत को प्रूव करने के लिए जेसी बोस, ये इंडिया के साइंटिस्ट थे। तो जेसी बोस है, इसने प्लांट फिजियोलॉजी को यानी फिजिक्स से जोड़ते हुए काफी एक्सपेरिमेंट किए। तो जेसी बोस ने जब फिजिक्स के एपरेटस है और लिविंग सेल्स है, इनके बीच में यानी इनमें क्या रिलेशनशिप थी, कुछ थ्योरियां दी थी, एक्सपेरिमेंट किए। तो इसने, यदि हम बात करें तो इसने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया वो इंडियन टेलीग्राफ, भारतीय टेलीग्राफ, ये भारतीय टेलीग्राफ या इंडियन टेलीग्राफ या डेस्मोडियम गाइरेंस। तो ये जो डेस्मोडियम गाइरेंस जो प्लांट है, या कहे कि इंडियन जो टेलीग्राफ प्लांट है, इस पर ये एक्सपेरिमेंट किया। क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर के अंदर कि जेसी बोस ने किस प्लांट पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो वहां पर यदि बात करें तो भारतीय टेलीग्राफ या इंडियन टेलीग्राफ या डेस्मोडियम गाइरेंस। तो इन प्लांट पर ये एक ही नाम है ये। तो यहाँ पर देखिए ये एक प्लांट है, इस पर इसने एक्सपेरिमेंट किया। इसने ये कहा कि जो कोर्टेक्स रहता है, देखिए ये जो पार्ट रहता है एपिडर्मिस से अंदर का पार्ट रहता है कोर्टेक्स। तो ये कोर्टेक्स का जो पार्ट रहता है, इस कोर्टेक्स के पार्ट के सबसे अंदर जो पार्ट रहता है एंडोडर्मिस सेल्स रहती है। उस एंडोडर्मिस से आउटर साइड की जो सेल्स रहती है, यानी एंडोडर्मिस, ये पार्ट देखिए यहाँ पर रूट में देखिए कि ये पार्ट एंडोडर्मिस हुआ। तो ये एंडोडर्मिस से इधर यानी इस कोर्टेक्स की सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है, कोर्टेक्स की सबसे अंदर की परत, या फिर कहें एंडोडर्मिस से आउटर साइड की परत जो रहती है कोर्टेक्स की, इसके अंदर यदि बात करें प्लस रेट चलती रहती है, या फिर कहें कि इसके अंदर रिदमिक पल्सेशन की प्रोसेस होती है, जिससे कि यहाँ पर प्रेशर प्रोड्यूस होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस थ्योरी की कि जो प्लस रेट जो चलती है वो कोर्टेक्स की सेल से चलती है। देखिए ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो प्लस रेट जो चल रही है वो किसकी है, कोर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर और एंडोडर्मिस से आउटर लेयर है। तो इसके अंदर यानी ये जो लेयर होती है, इस लेयर में प्लस रेट चलती है। एक बार ये जो सेल्स रहते हैं, या कहें कि इनके अंदर जो रहता है एक प्रकार से फोर्स प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से होते हैं। इसके बाद देखिए कि 3rd नंबर पर इसी सिद्धांत में जो स्ट्रासबर्गर है, इसने ये कहा कि यहाँ पर ये प्लस रेट होती है, या फिर कहे रिदमिक रूप से
ये टर्गिड या फिर कहें कि जो फ्लैसिड होती हैं, तो ये रिदमिक रूप से लयबद्ध तरीके से या क्रमबद्ध तरीके से फ्लैसिड या टर्गिड होती हैं, या फिर कहें ये फोर्स ये सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, ये तो कोई निश्चित नहीं है। लेकिन इन जीवित कोशिकाएं या लिविंग सेल्स के कारण ही ये जो ये एसेंट ऑफ सेफ की प्रोसेस होती है। इसे देखिए डायरेक्ट रूप से क्या कहा कि ये सेल्स डायरेक्टली यहाँ पर अपना फंक्शन करती है, जो वाटर रहता है उसको ऊपर की ओर पहुंचाने के लिए, तो ऐसा जरूरी नहीं है। इसने कहा ये जरूर इस क्रिया के लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोड्यूस करती है, लेकिन ये फोर्स प्रोड्यूस करती है, ये कोई जरूरी नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो फर्स्ट था, इस फर्स्ट में सबसे मेन रूप से देखिए इसके ऊपर पूछा जाता है। इसके बाद ये जो है इसके अंदर लिविंग सेल या जीवित कोशिकाएं भाग लेती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मूल दाब सिद्धांत की, रूट प्रेशर थ्योरी की। एक सेकंड जो थ्योरी है, मूल दाब सिद्धांत, रूट प्रेशर, रूट प्रेशर थ्योरी जो है, तो यहां पर देखिए रूट प्रेशर थ्योरी के अंदर ये कहा, देखिए उस सिद्धांत में ये कहा कोर्टेक्स की ये सेल्स होती है, इनके अंदर लयबद्ध तरीके से प्रोसेस चलती है जिससे यहाँ पर जो फोर्स प्रोड्यूस होता है। लेकिन इस सिद्धांत में ये कहा कि ये जो स्टेम नहीं, जो रूट का पार्ट होता है इसी में ये प्रेशर प्रोड्यूस होता है। तो इसीलिए इसे कहा मूल दाब, कि जो प्रेशर जो हुआ, जो दाब जो उत्पन्न हुआ, जो जल को जड़ से पत्ती तक पहुंचा रहा है, ये जड़ों में उत्पन्न होता है, रूट में प्रोड्यूस होता है। इसीलिए इसे कहा मूल दाब सिद्धांत। अब ये कैसे होता है इसको देखिए। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया जो कोर्टेक्स की सेल्स होती है, ये सेल्स लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती हैं ये सेल्स। तो इन सेल्स के अंदर जैसे ही वाटर जो है सोयल से एब्जॉर्ब किया हुआ वाटर जैसे ही इन सेल्स में आता है, तो इन सेल्स के अंदर वाटर आने से ये जो सेल्स होती है ये टर्गिड स्टेज में आ जाती हैं, फूल जाती हैं ये सेल्स या स्फीत हो जाती है। लेकिन हम ये कहें कि ये अपनी सामान्य अवस्था में भी आना चाहती है। जैसे एक बैलून या गुब्बारे में हम हवा भरते हैं, तो वह गुब्बारा हमेशा ये चाहता है कि अपनी सामान्य स्थिति में आए हुआ है। हवा भरने से आकार बढ़ जाता है लेकिन सामान्य स्थिति में आना चाहता है। तो सामान्य स्थिति में जब वह आता है तो उसके लिए सबसे मेन बात ये रहती है कि वह बाहर से अंदर की ओर एक पॉजिटिव फोर्स लगाता है। तो यहाँ पर भी वही है कि एक सेल है, ये सेल, इस सेल में जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर जाएंगे इस तरीके, तो ये सेल्स ऐसे टर्गिड हो जाएगी, यानी इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए। लेकिन ये सेल्स बाहर से अंदर की ओर एक पॉजिटिव फोर्स लगाएगी जिससे कि सामान्य या नॉर्मल स्टेज में फिर से आ जाएगी। तो जैसे ये बाहर से फोर्स लगाएगी तो इसका मतलब अब इस सेल से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे ऐसे, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं। तो यहां पर यही अर्थ बताया कि जब ये रूट हेयर है जड़ के रो में ये जल अवशोषित करेंगे तो जो कोर्टेक्स की सेल होती है वो टर्गिड हो जाती है, फूल जाती है, स्फीत हो जाती है। इसके बाद ये अपनी सामान्य स्टेज में आनी चाहती है। इनकी जो भित्ति होती है वो लचीली होती है, यानी इनकी वाल होती है वो फ्लेक्सिबल है। तो ये सामान्य स्थिति में आएंगे तो जैसे ये इस तरीके से हुए थे अब ये फिर से ये संकुचित हो जाएंगी, और जैसे ये होंगी तो इनकी कोशिका भित्ति जो वाल होती है वो अंदर जो साइटोप्लाज्म पर एक प्रेशर लगाएगी जिससे वाटर मॉलिक्यूल इससे बाहर निकल जाएंगे और पास वाली कोशिका में एंटर कर जाएंगे, इससे निकलेंगे इसके अंदर, यानी इंटरसेल्यूलर स्पेस से होते हुए अगली कोशिका में फिर एंटर कर जाएंगे। अगली कोशिका भी ऐसे ही करेगी। इस तरीके से जो ये जो जाइलम जो रहता है, यानी रूट का जाइलम रहता है, इनकी वाहिकाओं या ट्रेकिया के अंदर वाटर एंटर कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। जैसे ये कोशिकाएं यहाँ की प्रेशर लगाएंगे तो जल इन नलिकाओं में चला जाएगा, तो इन नलिकाओं में फिर और जल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर एक प्रेशर लगेगा जल पर और उसकी वजह से इस नलिका के कारण ऊपर चला जाएगा।
तो ये था यहाँ पर की जो फोर्स है वो रूट की कोर्टेक्स जो रहती है उनसे, और होता कैसे है, लचीली भित्ति होने पर ये फैलती है, फिर सिकुड़ती है, जिससे कि वाटर इनके अंदर आ जाता है, फिर उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसे करते करते ये ट्रेकिया में वाटर चला जाएगा, इससे जो फिर प्रेशर लगेगा तो ये तने के भाग में लगातार ऐसे जाता रहेगा। अब यहाँ पर इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया, और एक्सपेरिमेंट जो किया गया था उसके अंदर देखिए जो मोनोमीटर होता है इस पर ये एक्सपेरिमेंट होता है, यानी रूट प्रेशर जो रहता है उसको मैनोमीटर के ऊपर शो किया जाता है। तो यहाँ पर जो मैनोमीटर है, यदि इसकी बात करें तो एक पोर्ट के अंदर हमने एक प्लांट लिया, इस प्लांट का जो स्टेम्प है उसको हमने यहाँ से काट दिया था, कट कर दिया यहाँ से। अब यहाँ पर एक रबड़ की ट्यूब लगा दी जाती है, रबड़ ट्यूब लगा दी, स्टेम है इसको यहाँ से काट दिया, इसके ऊपर रबड़ की ट्यूब लगा दी, इस पर ये मोनोमीटर है ये जुड़ा हुआ है इस रबड़ की ट्यूब से। इसका मतलब प्लांट के ऊपर के पार्ट कुछ भी नहीं है, केवल रूट है मेन रूप से। तो यहाँ पर ये देखा गया कि जैसे ये रूट जो रहती है, यहाँ पर पोर्ट में जो पानी रहता है उसको रूट एब्जॉर्ब तो करेंगी, लेकिन यहाँ पर कोई एरेबिक पार्ट तो वायवीय भाग नहीं है प्लांट का, इसीलिए जो वाटर ऊपर जाएगा वो रूट के कारण ही जाएगा। यहाँ पर एक स्केल लगा हुआ रहता है, कांच की नली रहती है, इसके अंदर पारा भरा हुआ है और इस पर स्केल लगा हुआ है। जैसे नीचे से रूट जो है इन्होंने वाटर को एब्जॉर्ब किया इस तरीके से, इसके बाद ये स्टेम में जैसे ये पार्ट है यहाँ पर, इसके बाद ये ऊपर की ओर प्रेशर लगाएंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल जैसे इधर ऊपर की ओर जाएंगे तो देखिए ये जो है इस जो मरकरी या पारा जो रहता है इस पर Hg, इस पर हम ये कहें कि प्रेशर लगाएंगे जिससे कि ये ऊपर की ओर जाएगा। स्केल पढ़ लेते हैं कि कहां पर क्या है, तो कितना प्रेशर लगता है वो भी पता चल जाता है। तो यहाँ पर ये पता चला कि ये जो प्रेशर रहता है वो प्रेशर लगभग 2 एटमॉस्फेयर ही रहता है, 2 वायुमंडलीय दाब ही रहता है। और 2 वायुमंडलीय दाब जो रूट का प्रेशर रहता है इससे अधिक किसी भी पादप में ये प्रेशर नहीं होता है। 2 वायुमंडल दाब जो रहता है वो लगभग 20 मीटर तक की हाइट तक ही पहुंचा पाता है, लेकिन प्लांटों की हाइट काफी अधिक है, 100 मीटर भी होती है। तो उन पादपों तक ये जल कैसे जाएगा, उनके शीर्ष भाग में कैसे जाएगा, ये दाब तो केवल 20 मीटर तक ही पहुंचा पाएगा। यदि कोई प्लांट 100 मीटर का है तो उसमें जल ऊपर के पार्ट में कैसे जाएगा, इसीलिए इस जगह पर यह सिद्धांत असफल हो गया है, या कहें कि इसकी कमी ये रही कि ये केवल कम हाइट के प्लांटों के लिए ही सक्सेस रहा। इसके बाद जिम्नोस्पर्म पादप में तो रूट प्रेशर प्रोड्यूस ही नहीं होता है, तो जिम्नोस्पर्म में कैसे गया। लेकिन यहाँ ये जरूर है कि ये जो छोटे पादप हैं, जो घासीय पादप रहते हैं, उनके लिए ये सक्सेस भी रहा, क्योंकि जब हम ये कहें कि इस तरीके का होता है तो पत्तियों के अंदर बूंदे, जो जल की बूंदे दिखाई देती हैं, वो इसी प्रेशर के कारण प्रोड्यूस होती है, वाष्पोत्सर्जन भी नहीं होता है, तब भी उससे ये कहें कि जल भूमि से शीर्ष भाग की ओर जाता रहता है। तो इस तरीके से एक ये हुआ यहाँ पर मूल दाब का जो सिद्धांत है या थ्योरी है। इसके बाद देखिए कि यहाँ पर एक अगला जो पार्ट है, यानी थर्ड जो भौतिक बल का सिद्धांत या फिर कहें फिजिकल प्रेशर, तो फिजिकल फोर्स थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये कहें कि सबसे सही थ्योरी इसी को माना गया है। तो आप इस थर्ड थ्योरी है इसको देखते हैं। देखिए इसके बाद आता है भौतिक बल का सिद्धांत, फिजिकल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो जल को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाने के लिए जो फोर्स उत्पन्न होता है उसमें लिविंग सेल का कोई रोल नहीं होता है, यानी फोर्स प्रोड्यूस होगा नॉन लिविंग पार्ट से। नॉन लिविंग पार्ट है उससे बल उत्पन्न होगा, और उस बल के कारण ही जो जल रहता है वो रूट से स्टेम या कहें लीफ तक जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्लियर हुआ कि ये थ्योरी है फर्स्ट थ्योरी, इनके अंदर लिविंग सेल्स थी, मेन रूप से रूट और स्टेम की जो कोर्टेक्स सेल्स थी वो इन्वॉल्व हो रही थी। लेकिन इस जो सिद्धांत है इसने स्पष्ट कर दिया कि जल को जड़ से पत्ती तक पहुंचाने के लिए किसी भी लिविंग सेल जो रहती है वो कोई फोर्स प्रोड्यूस नहीं करती है, बल्कि नॉन लिविंग सेल से यह एक फोर्स या खिंचाव उत्पन्न होता है जिससे जल को खींच लिया जाता है ऊपर की ओर।
और ये कहें कि बिल्कुल वही है जो इससे पहले हमें आया था जल अवशोषण, कोई डिफरेंस नहीं है, वही डायग्राम, वही सिद्धांत, वही ये पार्ट रहेगा कि इन्वायरमेंट से फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो ये कंप्लीटली पार्ट बिल्कुल वही है, कहीं पर भी कुछ भी चेंज नहीं है, केवल इसका नाम चेंज करते हुए हमें करना है। तो अब देखिए कि इस सिद्धांत के लिए जो फोर्स उत्पन्न करने के लिए इसमें बताया गया, देखिए ट्रांसपिरेशन का बताया गया कि वाष्प उत्सर्जन के कारण बल उत्पन्न होता है, इम्बिबिशन अंतः शोषण के कारण होता है, कैपिलरी या केशिकाओं के कारण ये फोर्स उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से हमने ये देखा किसी भी पार्ट में जीवित कोशिकाओं की कोई रिक्वायरमेंट नहीं हुई है। यदि जो वाटर जो वेपर बनती है या कहें कि जल वाष्प बनती है वो भी जीवित नहीं है, बाहर का वातावरण है वो भी जीवित नहीं है। यदि हम बात करें कि जैसे इसके बाद इम्बिबिशन या अंतः शोषण होता है उसके अंदर भी जीवित कोशिकाओं की जरूरत नहीं होती है। कैपिलरी जो रहती है वो भी डेड सेल होती है या मर्त कोशिकाएं रहती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो ये सभी पार्ट है जिनके अंदर जीवित कोशिकाएं काम में नहीं आ रही है। तो ये कहा गया इन फोर्स के कारण यह जल को खींचा जाता है। अब इसके लिए जो सिद्धांत दिया गया था, अब इस सिद्धांत की हम बात करते हैं। डिक्सन जोली ने ये सिद्धांत है इसको प्रपोज किया। तो डिक्सन जोली ने जो सिद्धांत दिया उसका नाम था सहसंजन तनाव सिद्धांत, कोहेसिव टेंशन थ्योरी। इसी का दूसरा नाम है वाष्प उत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत। तो यहाँ पर जो वाष्प उत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत या ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, तो यहाँ पर देखे तो ये जो सिद्धांत है वाष्प उत्सर्जन कर्षण सिद्धांत या फिर कहें सहसंजन तनाव सिद्धांत, तो ये जो थ्योरी है डिक्सन जोली ने प्रपोज की है और इसी थ्योरी को सबसे सही माना गया है। अब इस सिद्धांत की हम बात करते हैं कि ये सिद्धांत किस तरीके से बताया गया। तो देखिए वही पार्ट है कि जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल या वाटर वेपर जो रहती है वो इन्वायरमेंट में आती है, देखिए स्टोमेटा जो रहते हैं रंध्र रहते हैं ये ओपन होते हैं, या इंटरसेलुलर स्पेस में जो जल वाष्प है वो वातावरण में आ जाती है। इसके बाद इन कोशिकाओं की डीपीडी जो है वो अधिक हो जाती है, यानी इनसे जल इधर आ जाएगा, इंटरसेलुलर स्पेस में आएगा। तो इसके कारण इनकी डीपीडी हो जाएगी अधिक। जब इन लीफ की जो मेसोफिल होती है पर्ण मध्य उत्तक कोशिकाओं की डीपीडी अधिक होगी तो ये लीफ के जो जाइलम है उससे जल को खींचेंगी, कि ये जाइलम से जल को खींचेंगी इस तरीके से। तो जैसे ये जाइलम से जल को खींचेंगे तो यहां पर देखिए इस जल को खींचने के लिए, यहां पर इस जल है इसको खींचने के लिए जो फोर्स था वो कहां से हुआ, वातावरण से उत्पन्न हुआ। यदि वातावरण में जलवाष्प नहीं जाती है, स्टोमेटा नहीं खुलते, जलवाष्प वातावरण में नहीं जाती है, तो जैसे ही वाटर वेपर इन्वायरमेंट में नहीं जाएगी तो इसका मतलब ये इनके लिए जल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इनके लिए पर्याप्त जल है, ये इधर से जल को नहीं खींचेंगे। तो वातावरण के कारण ये फोर्स उत्पन्न हुआ कि वातावरण में जलवाष्प यदि अधिक हो जाएगी तो इसका मतलब ये जलवाष्प वातावरण में नहीं जाएगी, जल को भी नहीं खींचा जाएगा। तो यहां पर इस तरीके से यदि देखें तो ये अब इनकी डीपीडी अधिक हो जाती है, ये क्या करेंगी, स्टेम का जो जाइलम रहता है उससे जल को खींचेंगी इस तरीके से। अब इनकी डीपीडी अधिक हो जाती है, ये अपने पास वाली कोशिकाओं से, इसी प्रकार से यदि हम बात करें ये और पास वाली कोशिकाओं से, लास्ट में ये जो जड़ का जाइलम है इससे जल को खींचेंगी और इस जड़ के जाइलम से जो इधर से एंडोडर्मिस है इससे जल को खींचा जाएगा, एंडोडर्मिस कोर्टेक्स से जल को खींचेगा और कोर्टेक्स जो रहता है रूट हेयर की जो सेल्स होती है उनसे, और रूट हेयर की जो सेल्स होती है वो उनके जो रूट रहते हैं वो सोयल या मिट्टी से जल को खींचेंगे। तो इस प्रकार से जो जल को खींचने के लिए जो फोर्स उत्पन्न हुआ वो हुआ इन्वायरमेंट से। ये था ये सिद्धांत जो पहले भी आ चुका है। इसके बाद देखिए कि इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग कुछ जो अपने प्रमाण दिए गए, कुछ प्रूफ दिए गए। अब वो प्रूफ क्या क्या है, ये कहा गया कि देखिए इस सिद्धांत में कमी बताई गई
कि यदि जल को ऊपर की ओर खींचा जाता है तो जल के मॉलिक्यूल्स कोई एक रस्सी जैसा पार्ट नहीं है कि जो नीचे से ऊपर खींच जाएगी, वो तो लिक्विड पार्ट है, तो वो टूट सकते हैं। लेकिन इसके लिए प्रमाण दिया गया कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं इस प्रकार से, इन वाटर जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं इनके अंदर कोहेसिव फोर्स रहता है, सहसंजन बल रहता है। मैंने बताया समान अणुओं के बीच में जो बल होता है उसे सहसंजन बल कहते हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल या जल के अणुओं के बीच ये फोर्स रहता है। इस फोर्स के कारण ये आपस में एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए खिंच जाते हैं, ये टूटते नहीं है। ये इसका एक प्रमाण रहा। दूसरा प्रमाण देखिए कि दूसरा प्रमाण ये कहा गया कि जैसे ये फोर्स था इसकी वजह से ये चिपके हुए थे, इस तरीके से एक रस्सी के तरीके से हो गए ये, और इसीलिए ये ऊपर जैसे यहां से इनको खींचा गया तो ये नीचे से ऊपर की ओर खींच गए हैं। इसके बाद दूसरा प्रमाण दिया गया कि जब ट्रांसपिरेशन की रेट अधिक होती है तब उसी समय जल को अधिक खींचा जाता है। जब ट्रांसपिरेशन की रेट कम होती है तो जल भी कम खींच पाता है। तो इसका सीधा संबंध हो गया कि ट्रांसपिरेशन रेट यानी वाष्प उत्सर्जन की दर अधिक है तो जल को अधिक खींचेंगे, जो वाष्प उत्सर्जन की दर कम है तो जल को कम खींचा जाएगा। तो ये भी इससे जुड़ गया। तो ये इसके प्रमाण थे। तो इस तरीके से हम ये कहें कि जो जल को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने की जो तीन जो थ्योरियां दी गई थी, इसके अंदर जो फर्स्ट दो थ्योरी थी उनके अंदर जीवित पार्ट या जीवित कोशिकाओं ने बल उत्पन्न किया, लेकिन थर्ड जो थ्योरी है इसके अंदर नॉन लिविंग पार्ट यानी इन्वायरमेंट ने किया, और वो भी डीपीडी के कारण या फिर कहीं वातावरण में जलवाष्प चली गई जिससे कि खिंचाव उत्पन्न हुआ, इसीलिए ऊपर से यानी इस पार्ट को खींचा गया जल को, न कि नीचे से धकेला गया है। और पहले जो फर्स्ट मूल दाब का सिद्धांत ये कहता है नीचे से इसको पुश किया जाता है, धकेल दिया जाता है, धक्का मारा जाता है जिससे कि ये ऊपर की ओर जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये कहें कि ये जो टॉपिक है या कहें कि ये लेसन है ये खत्म हो चुका है।